हेलो फ्रेंड्स, प्रो शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम लोग हिंदी भाषा के अंतर्गत क्रिया को पढ़ेंगे। आज हम हिंदी व्याकरण में क्रिया जानेंगे। इसके पहले हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, इन चीज़ों को पढ़ लिया है। तो क्रिया क्या है? जैसे नाम से ही स्पष्ट है, ये क्रिया यानी जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वो क्रिया है। तो क्या कह सकते हैं हम कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, क्रिया कहलाती है। यानी जो शब्द बताएगा कि कार्य हो रहा है या कार्य हो चुका है, वो शब्द हमारा क्या है? क्रिया है। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखें, उदाहरण में क्या क्या है, जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, रोना, ये सब आपके क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सब हमारी कह सकते हैं हम ये क्रिया ही है। इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं जो क्रिया है। तो ये तो हो गया क्रिया का परिभाषा और इसके कौन कौन से क्रियाएं हैं जो इसको हम जान लिए। अब हम आगे जानेंगे कि क्रिया के भेद कौन कौन से हैं, क्रियाओं के भेद कौन कौन से हैं, उसको जानते हैं। क्रियाओं के भेद, वैसे देखिए आपको कई बुक में क्रियाओं के भेद एक साथ दे दिया गया होता है। यहाँ पे हम लोग इसको एक आधार बना के पढ़ेंगे। यहाँ पे हम क्रिया के भेद को 3 आधार पे जानेंगे कि कौन कौन से भेद हैं। देखिए, पहला जो हमारा आधार बना है वो है काल के आधार पे। काल के आधार पे कौन कौन सी क्रियाएं हैं। फिर उसके बाद कर्म के आधार पर, काल के आधार पे, कर्म के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। इन 3 आधार पे हम जानेंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो शुरुआत करते हैं हम काल के आधार पे। देखिए, काल के आधार पे देखिए, काल क्या है? काल का मतलब समय, यानी इसमें हम समय के आधार पे जानेंगे। तो काल कौन कौन से हैं? हमारे 3 काल माने गए हैं, एक भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो उसी आधार पे हम इन क्रियाओं को पढ़ेंगे। तो काल के आधार पे हमारी कुल 3 क्रियाएं होती हैं। काल के आधार पे 3 क्रियाएं, उसके बारे में जानेंगे हम। भूतकालिक क्रिया, अब भूतकालिक क्रिया क्या होती है? इससे भूत का मतलब जो पीछे घटनाएं हो चुकी हैं, यानी ऐसी क्रिया जो ये बताए कि कोई कार्य या कोई घटना हो चुकी है, बीत चुकी है, तो वो भूतकालिक क्रियाएं हो जाती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो मोहन मुंबई, या कह सकते हैं मोहन बम्बई जा चुका था। क्या है? बीत चुका है। ठीक है, मोहन बम्बई जा चुका था, ये कैसी क्रिया है? ये बीत चुकी क्रिया है, ये भूतकाल की क्रिया है। अब उसमें हम दूसरे क्रिया को जानते हैं। दूसरी क्रिया हमारी है वर्तमानकालिक। वर्तमानकालिक क्रिया क्या होती है? वर्तमानकालिक क्रिया जो कार्य चल रहा है ना, जो कार्य हमारा चल रहा है, इस समय की बात हो रही है, वो हमारी वर्तमानकालिक क्रिया हो जाती है। जैसे सीता गाना गा रही है, ये क्या है? इसमें कार्य हो रहा है, चल रहा है कार्य, ये प्रगति पर है, तो वो हमारी वर्तमानकालिक क्रिया हो गई। अब जो हमारा अगला आता है वो है भविष्यकालिक क्रिया।
भविष्यकालिक क्रिया ये हमको ये प्रदर्शित करेगा कि आने वाले समय में ये हमारी क्रियाएं को जो आने वाले समय में जो क्रियाएं होंगी ये उसको प्रदर्शित करेगा। यानी ऐसे शब्द जो आने वाले समय की क्रियाओं को या भविष्यकाल की क्रियाओं को प्रदर्शित करते हों, बताते हों, वो भविष्यकाल की क्रिया कहलाती हैं। जैसे तुम बाजार, या ऐसे कह सकते हैं तुम कल बाजार जाओगे। तो ये क्या है? ये भविष्य की बात की जा रही है। तो ये हो गए हमारे काल के आधार पे। तो काल के आधार पे हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। भूतकालिक क्रिया बीत चुकी घटनाओं के बारे में बताती है। वर्तमानकालिक जो चल रहा है उसके बारे में बताती है। अब भविष्यकालिक क्रिया जो आने वाले समय के बारे में बताएगी वो भविष्यकालिक क्रिया हो जाती है। अब हम आते हैं कर्म के आधार पर क्रिया को जानते हैं। ठीक है, कर्म के आधार पे हमारी जो क्रिया होती है वो 2 तरह की होती है। पहले है अकर्मक क्रिया। अब देखिए नाम से स्पष्ट है अकर्मक, इसमें कर्म नहीं है। यानी ऐसी क्रिया जो वाक्य में आ रही है, अगर ऐसी क्रिया जो बिना किसी कर्म के, बिना किसी ऑब्जेक्ट के ही पूरा अर्थ दे दे, यानी बिना किसी कर्म के प्रयोग के या बिना किसी कर्म पे आधारित होके वो स्वतः ही क्रिया मतलब उस वाक्य का संपूर्ण अर्थ प्रदर्शित कर दे, वो हमारी अकर्मक क्रिया होती है। तो अकर्मक क्रिया में जैसे हंसना, रोना, सोना, ये क्रिया हमारी क्या है? ये अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। अगर हम इसके उदाहरण के रूप में देखें, जैसे बच्चा रोता है। अब यहाँ पे देखिए बच्चा रोता है, तो ये जो वाक्य है पूरा अर्थ प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे इसको किसी अन्य शब्द की, अन्य कर्म या कह सकते हैं कर्म की आवश्यकता नहीं है कि जिसके सहायता से ये अर्थ को प्रदर्शित करे। ये अपने आप में ही पूरा अर्थ देता है। अब दूसरी जो हमारी क्रिया है कर्म के आधार पे, वो होती है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? स लगा है, स का मतलब कर्म इसमें जरूरी है। अकर्मक को कह सकते हैं बिना कर्म के, और सकर्मक इसमें कर्म लगा रहेगा, यानी कर्म के साथ। यानी ऐसी क्रिया जो वाक्य में प्रयुक्त हो रही है, तो बिना कर्म के, अगर उसमें कर्म नहीं है वाक्य में, तो वह पूरे अर्थ को प्रदर्शित नहीं कर पाएगी। यानी बिना कर्म की सहायता के वह अर्थ को प्रदर्शित करने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होगी। वह क्रिया हमारी कहलाती है सकर्मक क्रिया। यानी अगर हमें वाक्य का पूरे अर्थ को जानना है तो हमें कर्म की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो कहलाती है हमारी सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से उदाहरण हैं। आप जैसे देखें, माँ ने बेटी को मारा। तो किसने मारा? माँ ने। अगर ये होता माँ ने मारा तो क्या होता? इसका अर्थ कन्फ्यूज़न होती, क्या मारा। अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि माँ ने बेटी को मारा, यानी ये हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ गई, कर्म की ज़रूरत पड़ी। यानी इस वाक्य का पूरा अर्थ जानने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता पड़ी, तो ये हमारी सकर्मक क्रिया हो गई। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया ये हमारे कर्म के आधार पे हो गए। अब हम जानते हैं प्रयोग के आधार पे कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो प्रयोग के आधार पे क्रियाओं के बारे में जानते हैं। तो प्रयोग के आधार पे कुल हमारी 4 तरह की क्रियाएं होती हैं। जो पहली हमारी क्रिया है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर बनी होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एक साथ 2 क्रियाएं प्रयोग हो रही हैं, मतलब एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग, इसको हम कह सकते हैं एक से अधिक क्रिया का प्रयोग। यानी वाक्य में एक से अधिक क्रिया का अगर प्रयोग हो रहा है तो
तो वो क्या है, हमारी संयुक्त क्रिया है। अब उदाहरण से समझते हैं कि क्या है ये। जैसे नरेश ने पत्र लिख लिया। अब देखिए इस वाक्य में क्या है, दो क्रियाएं आ रही हैं, लिख और लिया। ठीक है, यानी अगर इस तरह के वाक्य हैं जिसमें दो दो प्रकार की दो दो क्रियाएं आ रही हैं तो वो हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया। अब हम अगली क्रिया को जानते हैं। अगली क्रिया है हमारी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या बताती है? देखिए पूर्वकालिक यानी ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता किसी एक कार्य को करके तुरंत ही दूसरा कार्य कर दिया, वो हमारी हो गई पूर्वकालिक क्रिया। यानी एक कार्य पूरा हुआ तो दूसरा होगा, यानी एक एक्शन कंप्लीट हुआ तो उसके पश्चात दूसरा एक्शन होने लगा। यानी कह सकते हैं कि एक क्रिया के बाद तुरंत दूसरी क्रिया, यानी एक क्रिया कंप्लीट हो रही है, पूरी हो रही है, तो उसके बाद तुरंत ही दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है। अब जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं। मोहन दूध पीकर सो गया। अब देखिए यहाँ जैसे ही दूध पीकर पहली क्रिया वो किया, तत्पश्चात तुरंत दूसरी क्रिया करने लगा, यानी सो गया। दूध पीकर सो गया, तो ये हमारी क्या हो गई, पूर्वकालिक क्रिया। अब इसमें हमारा जो तीसरा नंबर आता है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आगे हम इसको जानने के लिए आगे इधर मिटाते हैं इसको। देखिए अभी हम यहाँ पे प्रयोग के आधार पर क्रिया का प्रकार जान रहे हैं, भेद जान रहे हैं। तो जो हमारा ये तीसरा नंबर है इसको हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं। जो तीसरी क्रिया है हमारी वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? यानी इसमें जो करता है, जो कार्य कर रहा है, वह खुद ना करके अपने प्रेरणा के द्वारा किसी दूसरे से कार्य को करवा ले, तो उस प्रकार की जो क्रिया होती है वो हमारी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं इसको। अब इसको जान ले, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? स्वयं न करके, स्वयं क्रिया न करके किसी दूसरे से कराना। यही पॉइंट आप याद रखेंगे अगर, तो आप इसको बड़े आसानी से समझ सकते हैं। तो क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? यानी स्वयं क्रिया नहीं कर रहा है, अपने प्रेरणा के द्वारा किसी दूसरे से करवा रहा है। जैसे पिताजी ने नीलम से पत्र लिखवाया। तो क्या है, यहाँ पे ये पिताजी के द्वारा कार्य नहीं हो रहा है, इनकी प्रेरणा से किसी दूसरे के द्वारा अर्थात नीलम के द्वारा कार्य पूरा किया गया। तो वो हमारे उस प्रकार की मतलब नीलम ने जो कार्य किया वो हमारा प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब इसमें एक और तरह से कह सकते हैं, मालिक ने नौकर से पेड़ कटवाया। क्या है, ये खुद ना करके अपनी प्रेरणा से दूसरे से कार्य करवाया जा रहा है। तो इस प्रकार के अगर वाक्य रहते हैं तो उसमें वहाँ से हम ये जान जाएंगे कि कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे। ठीक है, जो अब हमारा अगला नंबर है, अब हम उसको जानते हैं। जो चौथी क्रिया है प्रयोग के आधार पे, वो है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया या इसको नाम बोधक क्रिया भी कहते हैं। नाम बोधक क्रिया भी कहते हैं।
अच्छा ये नाम बोधक क्रिया क्या है? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयुक्त होके जो नई क्रिया बने, जुड़ के बनने वाली जो क्रिया होती है वो हमारी नामबोध क्रिया होती है। कह सकते हैं इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया, वो हमारी नाम धातु की क्रिया कहलाती है। अब इसको उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। जैसे अब देखिए, या तो संज्ञा शब्द आएगा उसके साथ क्रिया होगी, या तो सर्वनाम शब्द होगा उसके साथ क्रिया मिलके बनेगी, या तो विशेषण शब्द होगा उसके साथ क्रिया मिलके बनेगी, वो हमारी नाम धातु की क्रिया होगी। अब जैसे देखते हैं भस्म, ये क्या है? एक संज्ञा होगी। और करना, ये क्या है हमारा? एक क्रिया हो गई। यानी संज्ञा के साथ क्रिया मिल गई तो क्या बन गया? भस्म करना, ये हमारी बन गई एक क्रिया, यानी संज्ञा के साथ मिलके। अब एक और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें हम। देखिए निराश, ये क्या है? एक विशेषण है। और होना, ये क्या है? एक क्रिया है। दोनों ने मिलके क्या बनाया? निराश होना। तो ये जो शब्द बने ये हमारे नाम धातु की क्रिया हो गई। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने क्रिया को पढ़ लिया। क्रिया के जो भी भेद थे, जितने भी आधार हम लोगों ने जाने, अर्थ के आधार पे, कर्म के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, ठीक है। तो क्रिया, इस तरह से क्रिया हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इस पे आप इसके जो भी पॉइंट बताए गए हैं आप इसको दिमाग में रखें। यही आपको इससे संबंधित जो भी प्रश्न दिए जाएंगे या आपको भी मिलेंगे परीक्षा में, आप इन्हीं आधार पर उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों हम मिलते हैं अगले एपिसोड में क्रिया विशेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।